नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से 6 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस जीवनदायिनी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ये एम्बुलेंस राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को की जाएंगी प्रदान। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की ई परिवहन व्यवस्था का किया शुभारंभ। एमसी शिमला ने पेश किया 222 करोड़ का बजट। शहर में ग्रीन टैक्स के साथ ही शराब बिजली पर बढ़ा सेस। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस के 4 नेताओं पर विजिलेंस जांच मामले की आलोचना। कहा, सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी कांग्रेस। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित आईजीएमसी से 6 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस जीवनदायिनी को हरी झंडी दिखाकर लोगों को समर्पित किया। यह एम्बुलेंस राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को प्रदान की जाएगी। खास बात यह है कि इन एम्बुलेंस में गंभीर अवस्था में मरीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। इन एम्बुलेंस में वेंटिलेटर का भी प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों को अपनी जीवनदायिनी एम्बुलेंस मिल गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी से इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि अब किसी भी मरीज को आईजीएमसी से पीजीआई रेफर किया जाएगा तो उसे भटकने की जरूरत नहीं होगी। आईजीएमसी के पास अपनी एम्बुलेंस होगी। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में प्रावधान किया गया था कि सभी मेडिकल कॉलेज के पास अपनी एम्बुलेंस हो, जिससे मरीज को रेफर करने में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि हालांकि ये सुविधा काफी पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन अब मिल गई है तो इससे मरीजों को लाभ मिलेगा। हिमाचल में यह पहली बार 6 जीवनदायिनी एम्बुलेंस चलाई जा रही है। यह एम्बुलेंस प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज चंबा, नेरचौक, हमीरपुर, आईजीएमसी, टांडा, नाहन को एक दी गई है ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं को और ज्यादा सुदृढ़ किया जा सके। बता दें कि एम्बुलेंस की यह खासियत होगी कि इसमें सारी सुविधा उपलब्ध होंगी। एम्बुलेंस में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, वेंटिलेटर व ऑक्सीजन सहित अन्य चीजें उपलब्ध होंगी। इस एम्बुलेंस से सबसे ज्यादा फायदा यह होगा कि प्रदेश के विभिन्न जगहों से गंभीर मरीजों को आईजीएमसी पहुंचाना आसान होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज 6 मेडिकल कॉलेज जो हमारे सरकारी क्षेत्र में हैं, जिसमें आईजीएमसी है, टांडा है, मंडी है, चंबा है, हमीरपुर है और नाहन है। इन मेडिकल कॉलेज में 6 एम्बुलेंसेस, हर एक मेडिकल कॉलेज को एक एम्बुलेंस, और वो सारी सुविधाओं के साथ इक्विप्ड। जो भी इस तरह के मरीज होते थे जिनको एकदम रेफर करने की ज़रूरत किसी बेहतर सुविधा के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट में करने की जो ज़रूरत पड़ती थी, उसमें वेंटिलेटर भी हो, उसमें सारी चीज़ें जो हो उनके इसके लिए मॉनिटर करने के लिए, ताकि वो जो है वो ठीक प्रकार से वहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल तक पहुँच सके। और बीच में कोई परेशानी होती है, पेशेंट को कठिनाई होती है, तो उसमें उन सुविधाओं के माध्यम से जो है उसको लाइफ सपोर्ट के साथ जो है वहाँ पर पहुँचा सके। उस दृष्टि से 6 एम्बुलेंसेज आज हमने डेडिकेट की है। जीवनदायिनी करके इन एम्बुलेंसेज का हमने नाम दिया है। और पिछली बार बजट की मेरी एक ये कमिटमेंट थी, एश्योरेंस थी हाउस में, और जिसमें सबसे ज़्यादा हमको जो कठिनाई यही आती थी कि शिमला से अगर आईजीएमसी से अगर हमको पीजीआई के लिए पेशेंट को रेफ़र करना है कि इस प्रकार की एम्बुलेंसेस हमारे पास उपलब्ध नहीं रहती थी। तो ये एक बहुत बड़ी बेहतरीन एक सुविधा है। एक गाड़ी पर लगभग 40 लाख रुपए उस पर खर्च आया है उस पर। और लेकिन ये सुविधा बहुत आवश्यक थी और हमारे हिसाब से बहुत पहले ये सुविधा हो जानी चाहिए थी। इसमें पहले से हम विलम्ब हुए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज इस सुविधा की शुरुआत करने की मुझे प्रसन्नता है। प्रदेश के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं परमिट की फेसलेस सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य परिवहन विभाग की ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों से तकनीक ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए वर्ष 2014 में डिजिटल इंडिया की परिकल्पना की थी। कोविड महामारी के दौरान तकनीक के उपयोग के कारण आवश्यक सेवाएं बिना किसी बाधा के सुनिश्चित हुई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनमंच कार्यक्रम आरंभ किया। प्रदेश सरकार ने दूरभाष के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 शुरू की। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान प्रदेश के बाहरी राज्यों में फंसे लगभग 2,50,000 लोगों की सुरक्षित प्रदेश वापसी सुनिश्चित बनाने के लिए भी तकनीक का उपयोग कर हेल्पलाइन विकसित की, जिससे वे प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों से आसानी से संपर्क कर पाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने में ई परिवहन सुविधा महत्वपूर्ण साबित हुई है। लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जागरूक करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस प्रणाली की सफलता लोगों द्वारा इस सुविधा को सुगमता से अपनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से लोगों को विभिन्न नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश व प्रदेश में वाहनों की तीव्रता से बढ़ रही संख्या ने यातायात पंजीकरण और यातायात प्रबंधन प्रणाली पर एक बार पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि NIC द्वारा एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस क्रियान्वित किया जाएगा। यह वेब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी समाधान है, जिससे विभिन्न एजेंसियां जैसे पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग को सड़कों व वाहन की स्थिति के आधार पर दुर्घटनाओं का ब्यौरा एकत्र करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन सेवा से लोगों को विभिन्न ऑनलाइन प्रमाण पत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में सुविधा होगी। इससे लोगों को एक बटन पर अन्य कई सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ई परिवहन व्यवस्था प्रचार साहित्य को भी जारी किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि टेक्नोलॉजी के उपयोग को पूरी दुनिया में हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। हिमाचल भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 16वें स्थान से सीधे 7वें स्थान पर आए हैं और उसके बाद आगे बढ़ करके, चाहे वो ई विधानसभा की बात कहें, चाहे हमने बजट को यहाँ पिछले सत्र में प्रस्तुत किया। साथियों ने कहा कि बजट जो है वो हमको लैपटॉप के ऊपर जो है वो ला करके जो है उसको ही पढ़ करके सुनाना है, तो हमने उस दिशा में काम किया। पूरे देश भर में संभवतः हिमाचल पहला प्रदेश था जहाँ जो है बजट को जो है वो पेपरलेस करके इसको पढ़ा गया। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ई परिवहन की एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। घर बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान हो और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वो काम करना आसान हो जाए, जिसमें ऑफिसेज में लोगों का फुटफॉल कम हो सके। उस दृष्टि से हमने सरकार बनने के बाद पहले दिन से ही प्रयत्न किए हैं और उसी तरह से 1100 जो हमने शुरू की है हिमाचल प्रदेश में, वो भी उसी दिशा में एक कदम है। ई परिवहन की इस व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि परिवहन एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसका हर आदमी की ज़िंदगी से सुबह से शाम तक वास्ता पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए विभाग काम करे ताकि लोग समझ सके कि ई परिवहन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोगों को राहत प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की यह एक ऐतिहासिक पहल है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष में यह पहल सराहनीय है, जिससे विभाग के कार्य में भी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वहीं परिवहन एवं उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि शिमला और कांगड़ा जिले में 2 पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें खामियों को सुधारने के उपरांत पूरे प्रदेश में इस प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है। इससे प्रदेश के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन द्वारा प्रदेश के लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए हाल ही में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। आज का जो आपने इवेंट देखा है, जो आज हमने शुरुआत की है, इसको भी हमें उसी दिशा में एक कदम है जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। और मैं
ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इसी प्रकार के परिवहन के साथ जुड़े हुए कुछ मेगा इवेंट्स जो हैं वो 50 साल हमारे पूरे हुए हैं उसके ऊपर हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के 11वें सत्र के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने राज्यपाल को 26 फरवरी 2021 को प्रातः 11 बजे अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि बजट सत्र 20 मार्च 2021 को संपन्न होगा। सत्र के दौरान 17 बैठकें आयोजित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 17 बैठकें रखी गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे। बता दें, सत्र में कुल 880 सवाल गूंजेंगे। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, CPIM से राकेश सिंघा व मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। उसके बाद 7 सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार होगा। कोरोना के बीच हो रहे बजट सत्र में नियमों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्र में 2 गैर सदस्यीय दिवस रखे गए हैं। इस बार भी कोरोना के चलते 1200 की जगह 400 पास ही जारी किए गए हैं। सदस्यों की तरफ से अभी तक 650 तारांकित व 230 अतारांकित सवाल आ चुके हैं। इनमें से 530 प्रश्न ऑनलाइन आए हैं। अभी तक नियम 101 के तहत 4 विषयों पर चर्चा मांगी गई है, जबकि 130 के तहत 2 चर्चाएं मांगी गई है। परमार ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें विपक्ष को प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है और उन प्रश्नों का जवाब देना सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसे में उन्होंने सभी से बजट सत्र के दौरान सहयोग की अपील की है। सर्वदलीय बैठक यहाँ विधानसभा परिसर में या मेरे चैम्बर में हुई है और उसमें हमारे श्री सुरेश भारद्वाज जी, संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री नरेंद्र बरागटा जी और राकेश सिंघा जी उसमें उपस्थित रहे हैं। अलग अलग विषयों के ऊपर विस्तार में चर्चा हुई है और जो चर्चा हुई है उसमें मैं कह सकता हूं कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और सरकार को उस पर अपना उत्तर देना ये उनकी जिम्मेवारी है। एक बात मैंने उनसे अपील की है कि आप मुझे सहयोग दें ताकि ये बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहता है, वो सुचारू रूप से चल सके। और मुझे माननीय जो यहाँ नेता सत्ता विपक्ष के बैठे थे उन्होंने आश्वस्त किया है कि विधानसभा को चलाने के लिए पूरा सहयोग रहेगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोई भी विषय विपक्ष विधानसभा में उठा सकता है। नियम के अनुसार यदि स्पीकर उस विषय पर चर्चा करने के आदेश देते हैं तो सरकार उसका जवाब अवश्य देगी। बजट सत्र चल रहा है जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उस पर चर्चा जो है वो होगी, जिसका समुचित उत्तर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। बजट पेश होगा 6 तारीख को। उस बजट के लिए भी जो है वो समय निर्धारित है, उसमें डिस्कशन जो होंगी और डिस्कशन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे। फिर अनुदान मांगे जो हैं उनके ऊपर तो लगभग पूर्ण रूप से विपक्ष ही चर्चा करता है, तो इसलिए इस सत्र में पूर्ण समय जो है वो विपक्ष को और सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात, अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात रखने का जो है वो अवसर मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज की इस सर्वदलीय बैठक में सभी से ये निवेदन किया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की परंपराओं के अनुसार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और अन्य चर्चाओं में हम जो है वो प्रदेश के हित की, विकास की, अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो विषय हैं उनको सदन में चर्चा के रूप में रखें। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार सत्रों से भागती रही है। 3 साल से सरकार सत्र की बैठकें पूरी नहीं कर पाई है। सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है, झूठी घोषणाओं में माहिर है जबकि डिलीवरी में फेल है।
अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कर्ज की बेसाखियों के सहारे चली हुई है। कहा कि विपक्ष महंगाई, किसान आंदोलन, सरकार के झूठ के मुद्दों को सदन में उठाएगा। घोषणाओं की सरकार है, लगातार इस दफा भी बजट आएगा, बड़े लंबे लंबे दावे और लच्छेदार घोषणाएं सरकार करती है। और उससे पहले सरकार पिछले 3 साल 3 बार का बजट भी उठा के देख ले कि उन्होंने क्या कहा था जनता के लिए और उस पर क्या किया है। तो सरकार डिलीवरी के फ्रंट पे जो है पूरी तरह नाकाम है, घोषणाओं के फ्रंट पे पूरी तरह कामयाब है। घोषणाएं जो है लगातार एक से एक नाम और सुनहरे नाम जो है वो योजनाओं के हर बार 50, 60, 70 योजनाएं घोषित। और अब तो मुझे लगता है कि इनको खुद भी उन योजनाओं के नाम याद नहीं रहे होंगे कि इन्होंने पहले में क्या घोषित की थी, दूसरे में क्या की थी, तीसरे में क्या की थी। कोई उनके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम नहीं, कोई उनके बजट का प्रावधान नहीं। तो इसलिए जहाँ तक ये बजट सत्र है। वहीं सीपीआईएम के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि हिमाचल कोरोना की मार से टूट चुका है, किसान बागबान परेशान है, महंगाई चरम पर है। सरकार प्रदेश को अलग अलग दिशा में ले जाना चाहती है। सरकार ये ना समझे कि जनता के मुद्दों को सदन में उठाया नहीं जाएगा। सरकार के पास बहुमत है, लेकिन अब आम जन भी समस्याओं को हर स्तर पर उठाएंगे। सिंघा ने कहा कि सरकार के पास बहुमत है, लेकिन अब आम जन की समस्याओं को हर स्तर तक उठाएंगे। विधानसभा चर्चाओं के लिए और महज चर्चा नहीं, चर्चा के जरिए हम किस तरीके से प्रदेश में रहने वाली अवाम है और ख़ास तौर पर जो ऑलरेडी पीड़ित अवाम है उसके पक्ष में हम नीति किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं, सरकार की दिशा कैसे मोड़ सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, बाद में भी मैं इस बात को कहूंगा, सदन में चर्चाएं खुल के होनी चाहिए। हाँ, सरकार उस पर सहमत होता है नहीं होता है वो अलग बात है, मैं उस पक्ष का हूं। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में जब सरकार मेहनत कश करने वाले के लिए, किसान के लिए, पीड़ित के लिए दिशा नहीं मोड़ती है तो विरोध प्रकट करने के लिए वॉकआउट भी है। तो इसलिए आप गलत ना समझे, हाँ सत्र चलना चाहिए, खुल के चलना चाहिए, विचार होने चाहिए और विचार के बाद जो एक बहुमत का बनता है उसके आधार पर व्यवस्थाएं चलती हैं और विधानसभा भी चलती है। आप जानते हैं अभूतपूर्व है इनके पास वो मेजॉरिटी, लेकिन वो ऐसा भी नहीं समझे कि भाई उस अभूतपूर्व पर कुछ भी किया जा सकता है, वो जनता मानती नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को लेकर कोई भी लापरवाही न बरते। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में अचानक हुई बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। भले ही कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन फिर भी सभी लोगों को एहतियात बरतना आवश्यक है। उन्होंने सभी से कोविड-19 को लेकर जारी विशेष मानक संचालन का पालन करने का आग्रह किया। कोरोना को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, कम भले हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में फिर से जो है वो स्पाइक आया है और वो चिंता का विषय है। महाराष्ट्र उसमें है, केरल लगातार जो है लगभग 5 और 6 हज़ार के बीच में अटका हुआ पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से नंबर ऑफ केसेस वहाँ पर, एक्टिव केसेस भी, और उसके साथ साथ में जो रोज़ाना के जो मामले आ रहे हैं वो भी। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि हमको और ज़्यादा भी सावधान होकर के रहने की आवश्यकता है। लापरवाही बिल्कुल भी बरतनी नहीं चाहिए। वैक्सीन आई है, वैक्सीन का निश्चित रूप से हम उम्मीद कर रहे हैं इसके कारण और भी असर होगा, लेकिन फिर भी अभी वैक्सीन का फर्स्ट फेज़ चल रहा है और फर्स्ट फेज़ का भी अभी 28 डेज़ का जो सेकंड वैक्सीन लगने का जो है कई जगह तो वो भी दौर अभी पूरा नहीं हुआ है। सर, नेबरिंग जो पंजाब है यहाँ सडनली राइज हुआ है क्योंकि हम बॉर्डर स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तुरंत बातचीत की है सारे इस विषय को लेकर के। और अगर मामलों में इसी प्रकार से कहीं स्थिति रहती है
तो निश्चित रूप से संभावना को मना नहीं किया जा सकता कि दूसरे प्रदेशों में भी ये फैल सकता है। पंजाब में नंबर बड़ा है और दूसरे प्रदेश एडजॉइनिंग स्टेट हरियाणा में भी नंबर बड़ा है, और हमारा हिमाचल प्रदेश का नंबर भले ही कम है, वर्तमान में 229 एक्टिव केस आज की तारीख में, लेकिन 205 है शायद कितने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नगर निगम शिमला ने गुरुवार को अपना वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट पेश किया। 24 लाख के सरप्लस बजट के साथ इस बार नगर निगम ने 222 करोड़ का बजट पेश किया है। हालांकि यह बजट पिछले साल के बजट से 3 करोड़ कम कर दिया गया है। कोरोना के चलते राहत की आस लगाए बैठे शहरवासियों को कोई राहत नगर निगम ने बजट में नहीं दी। नगर निगम शिमला की ओर से पेश किए गए बजट को कांग्रेस पार्षदों ने कट पेस्ट बजट करार दिया है। साथ ही नगर निगम की ओर से विद्युत सेस बढ़ाने का विरोध भी किया है। महंगाई से जूझ रही शहर की जनता पर नगर निगम प्रशासन ने महंगी बिजली का बोझ डाल दिया है। नगर निगम शिमला ने बिजली पर लगने वाले सेस को दोगुना कर दिया है। अभी तक बिजली पर 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से सेस लगता था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसे बढ़ाकर 20 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने वीरवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। इससे निगम को सालाना 1 करोड़ 75 लाख की अतिरिक्त आय होगी। घाटे से उबरने के लिए नगर निगम ने सेस को बढ़ाने का फैसला लिया है। निगम ने शराब की बोतल पर सेस को 2 से बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया है। इससे निगम को 2 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। शहर की जनता पर निगम ने एक और बोझ बढ़ाया है। नगर निगम ने शहर में अचल संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टैंप ड्यूटी लगाने की व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। 2% स्टैंप ड्यूटी लगेगी। इससे संपत्तियों का पंजीकरण करवाना महंगा हो जाएगा। इससे निगम को 1 करोड़ की सालाना आय होगी। शहर में कुरियर सेवा भी महंगी होगी। नगर निगम ने अपने बजट में बड़ी कंपनियों के कुरियर पर 5 रुपए प्रति कुरियर शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि कुरियर का नुकसान स्थानीय दुकानदारों को होता है कि दुकानदार टैक्स व लाइसेंस फीस निगम को देते हैं। ऐसे में निगम ने कंपनियों पर 5 रुपए प्रति कुरियर लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि यह तय है कि कुरियर कंपनियां इसकी वसूली जनता से ही करेंगी। नगर निगम का बजट पास किया गया 222 करोड़ का। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताइए कि बजट से पहले हमने शिमला शहर की सभी जनता का सुझाव लिए थे। उसके बाद हमने नगर निगम के हमारे जितने 39 पार्षद थे उनके साथ हमने मीटिंग करी, उनके हमने सुझाव लिए। तो आज आपने देखा होगा कि सबके सुझाव से आज जो बजट नगर निगम का बजट पेश हुआ ये बहुत ही स्थानीय बजट हुआ है। और इसमें जो है नगर निगम के जितने भी कार्य हैं पूरे वार्ड में एक दृष्टि से देखे गए हैं। आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शिमला शहर में बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। अमृत के तहत बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपनी सरकार को और हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री सुरेश भारद्वाज जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये कि स्मार्ट सिटी जो हमारे को नहीं मिली थी और इसमें जो सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी इनका रहा। जब ये विधायक थे तो इन्होंने शिमला शहर को स्मार्ट सिटी में लिया। तो मैं आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि स्मार्ट सिटी में शिमला शहर के सभी जगह पे इक्वल कार्य हो रहे हैं। आप देखेंगे आज हमने बजट में सब जगह जो है 34 के 34 वार्डों में जो है पार्क बनेंगी, पार्किंग बनेगी, एक्सीलेटर लगेंगे, लिफ्ट बनेगी और जहाँ जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और इस तरह के जितने भी रोड है और जो चाहे न्यू मर्द एरिया है चाहे ओल्ड एरिया है सब में एक जैसे कार्य होंगे। जहाँ एम्बुलेंस रोड चल सकते हो एम्बुलेंस के जहाँ हमारे को अनस मिलेगा वो एम्बुलेंस रोड भी बनाएंगे और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये बहुत अच्छा बजट हुआ। मैं नगर निगम के सभी अधिकारीगण का भी और अपने माननीय पार्षद का भी, डिप्टी मेयर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने देखा कि हमारा कितना लॉस हो रहा है। इसके बावजूद भी हमने जो BPL फैमिली के लोग हैं उनको जो है हमने इसमें जो कूड़ा में राहत दी है। इस अर्थ में समझूँ आज हमारा बहुत अच्छा बजट हुआ। वहीं निगम की दुकानों का भी किराया बढ़ेगा। शिमला नगर निगम की परिधि में छोटे बड़े वाहनों की पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। इन पार्किंग को खुली बोली द्वारा आवंटित किया जाएगा। इससे निगम को 10 करोड़ की सालाना आय होगी। बोली के लिए निगम विशेष अभियान चलाएगा। नगर निगम लीज पर दी गई संपत्तियों और दुकानों का किराया नए सिरे से तय करेगा। किराए की दर बाजार की कीमत के आधार पर तय होगी। आय बढ़ाने के लिए निगम अपनी भूमि का व्यावसायिक रूप से प्रयोग करेगा। शहर में ऐसी भूमि का चयन किया जाएगा जिसका निगम व्यावसायिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं।
वहीं नगर निगम शिमला की ओर से पेश किए गए बजट को कांग्रेस पार्षदों ने कट पेस्ट बजट करार दिया है। साथ ही नगर निगम की ओर से विद्युत सेस बढ़ाने का भी विरोध किया है। पार्षदों का कहना है कि कोरोना काल में जहां लोगों को नगर निगम से राहत की उम्मीद थी, लेकिन राहत देने के बजाय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बजट में कोई भी नई घोषणा नगर निगम ने नहीं की है, बल्कि पुरानी घोषणाओं को ही दोहराया गया है। बजट में कुछ भी नया नहीं है। मजाठ वार्ड के कांग्रेस पार्षद दिवाकर ने कहा कि नगर निगम का बजट शहर के लोगों की उम्मीदों पर जरा भी खरा नहीं उतर पाया है। शहर में राहत देने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। कोरोना के चलते लोगों को कूड़ा पानी के बिलों में राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजट में किसी को कोई राहत प्रदान नहीं की गई है और न ही कोई नई योजना शुरू की गई है। कांग्रेस पार्षद ने कहा कि नगर निगम ने बजट के लिए सुझाव भी लिए थे, लेकिन उन सुझावों को बजट में पेश तक नहीं किया गया। सर बताना चाहूँगा 2.5 लाख की जनसंख्या विभिन्न वर्गों के साथ नगर निगम परिधि 2 भागों में बंटी हुई है, पूर्व विद्यमान और सम्मिलित क्षेत्र। कुछ दिवस पूर्व हमसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे, परंतु कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं दुख हुआ है कि उन किसी भी व्यवस्थाओं को बजट में शामिल नहीं किया गया है। जैसे कि मेरे साथियों ने भी कहा और सारी व्यवस्थाएं भी है, कहीं ना कहीं ये बजट कट कॉपी पेस्ट वाला बजट है। पूर्व में भी कुछ मांगे थी जो हमसे पूरा नहीं होता, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 24.46 लाख करोड़ हम डेफिसिट पहले ही दिखा रहे हैं, जो अनुमानित लागत से व्यय की राशि है। तो कहीं ना कहीं बजट आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली कहानी है, कट कॉपी पेस्ट है। सम्मिलित क्षेत्रों का ध्यान नहीं रखा गया है और जो विभिन्न वर्ग हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनको भी हमने कहा था कि इन सभी का ध्यान रखते हुए सभी वर्गों के ध्यान कार्य किए जाए, परंतु किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। ज्वलंत समस्याएं हैं निगम परिधि की, पार्किंग को लेकर चर्चा हुई थी स्मार्ट सिटी में, परंतु कोई भी नया कार्य सृजित करने की बात नहीं की गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए था। कहीं ना कहीं अपेक्षा थी कि बजट संतुलित होगा, जनता को कोई राहत दी जाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व अप्रैल माह से कोविड के दौरान हमने ये मांग की थी कि बिजली, पानी, कूड़ा टैक्स में लोगों को राहत दी जाए और इसी मांग को सरकार ने स्वीकार करते हुए आकलन भी मांगा था, परंतु बजट में कहीं भी से शामिल नहीं किया गया है। तो सरकार के विचारों की भी और जनता की भी पूर्णतः अनदेखी की गई है, जनहित में नहीं है। वहीं आनंद कौशल और सिम्मी नंदा ने कहा कि यह बजट आंकड़ों का मायाजाल है। कोरोना के चलते कोई भी राहत ना तो शहर की जनता और ना ही कारोबारियों को नगर निगम द्वारा दी गई है। ये उसके बारे में कारोबारियों को और होटलियर्स को कोई भी राहत नहीं दी गई है। हाँ, एक जरूर बीपीएल वालों को जो इन्होंने कूड़ा शुल्क माफ किया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं, बाकियों को कोई भी राहत नहीं दी गई है। जो आज का बजट है वो लगभग पुराने बजट से मिलता जुलता ही है। 2-4 नई घोषणाओं के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इनकी मोनोरेल और जो न्यू शिमला से शोगी मार्ग जो ये बना रहे हैं उसकी तो हम सराहना करते हैं, मगर बाकी देखा जाए तो ऑल ओवर बजट जो है लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने वाला बजट है। जो विद्युत सेस इन्होंने लगाया है 10 पैसे से 20 पैसे बढ़ाया है। लोग ऑलरेडी बहुत जूझ रहे हैं बढ़े हुए बिलों से, तो इस चीज़ का हम तो पूरा विरोध करते हैं। और पिछले बजट में इन्होंने जब विद्युत सेस से 2 करोड़ की आमदनी दिखाई थी, तो इस बार ये कैसे 2.25 करोड़ का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बजट में नई कोई स्कीम नहीं है, पुरानी स्कीम्स का जिक्र किया गया है और इन्होंने जो बिजली का सेस बढ़ाया है उसका मैं विरोध करती हूँ। और जो हमारी 24/7 वाटर सप्लाई स्कीम है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि इतनी बड़ी कंपनी बनाई गई है और एमसी से उसको अलग कर दिया गया। एमसी उससे घाटा भी झेल रहा है, लेकिन उसकी कोई स्कीम का कोई भी इन्होंने कोई भी प्रावधान बजट में जो है वो नहीं रखा है। और लोगों को जो ये एक्स्ट्रा जो सेस डाल के जो जनता पे बोझ डाल रहे हैं उसका भी कड़ा। मेयर, डिप्टी मेयर और उनकी टीम ने बहुत ही संतुलित बजट पेश किया है और मैं तो इसको एक बहुत संतुलित बजट की तरह देखता हूँ। और अभी भी हमने बोला है अंदर कि आंगनवाड़ी जो वाड़ी के लोग हैं, जो वहाँ बच्चे हैं, जो उनके लिए भी थोड़ी समस्या है, उसके लिए भी हमने भी मैडम को बोला है कि उनके लिए थोड़ा और भी प्रावधान किया जाए इस बजट में। बाकी ये बजट बहुत संतुलित है। पड़ोसी राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। उपायुक्त ने बताया कि पड़ोसी राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया है ताकि जिला में कोरोना पर लगी रोक को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने बताया कि जिला में पड़ोसी राज्यों से पर्यटकों की ज्यादा तादाद है, जिसके लिए जिला में सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बैठक के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए बताया कि बसों में ओवरलोडिंग न हो और सैनिटाइजेशन व मास्क का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। वहीं पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि होटल रेस्टोरेंट में कोविड विशेष मानक संचालन प्रक्रिया का
पालन करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस विभाग को आदेश जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क चल रहे पर्यटक व स्थानीय निवासी व विशेष मानक संचालन प्रक्रिया की अवहेलना कर रहे लोगों के चालान किए जाएं। उन्होंने स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक स्थानों को पुनः विशेष मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने के आदेश दिए ताकि इन संस्थानों को कोविड संक्रमण के फैलाव से बचाया जा सके। 27 फरवरी को कसौली में होने जा रही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में नगर निगम के चुनावों व आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ समिति के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। वहीं राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस के 4 नेताओं पर विजिलेंस जांच मामले की आलोचना करते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि यह सब प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया है कि 27 फरवरी को कसौली में होने जा रही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीतिक मामलों एवं चुनाव रणनीति व समन्वय समिति की बैठक में नगर निगम चुनावों के साथ साथ अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पूर्व अध्यक्षों के अतिरिक्त पार्टी के वरिष्ठ नेता व समिति के सभी सदस्य भाग लेंगे। बैठक में संगठन की गतिविधियों के साथ साथ पार्टी की आगामी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी इसके सदस्य हैं और हमारे पार्टी के तमाम पूर्व अध्यक्ष वो भी सदस्य हैं। एक दिन की ये बैठक है। इस बैठक में हमारे जो हिमाचल के प्रभारी हैं श्री राजीव शुक्ला जी, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग में नगर निगम के चुनावों को लेकर और क्योंकि अब विधानसभा चुनाव के लिए भी काफ़ी कम समय बचा है, इन दोनों चुनावों को लेकर चर्चा होगी और संगठन की गतिविधियों को किस ढंग से हमें आगे बढ़ाना है उसके बारे में बातचीत होगी। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस के 4 नेताओं पर विजिलेंस जांच की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश में है जिससे उसे नगर निगम चुनावों में कोई लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि न तो कांग्रेस और न ही उसके नेता ऐसी जांच से डरने वाले हैं। कांग्रेस किसी भी जांच के लिए तैयार है। यह सब एक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जिसका कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देगी। जब नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और तमाम ये नेता जिसमें पूर्व अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह जी भी हैं, हमारे जो पूर्व मंत्री GS बाली जी भी हैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राणा जी भी हैं। इन तीनों को जो है अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेवारी दी गई। मुझे लगता है कि सरकार एक दबाव बनाने का प्रयास कर रही है इन चुनावों को लेकर। अब 3 वर्षों तक तो आपने कुछ किया नहीं, 3 वर्षों तक आप चुप बैठे रहे। अब जब नगर निगम के चुनाव आए हैं तो सरकार एकदम जागी और अब आप विजिलेंस इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारा प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है और अभी इन नेताओं के बयान भी आए हैं और आज ये सब लोग मीडिया से बात कर रहे हैं। मेरी भी इन लोगों से बात हुई, इनका सबका यही मानना है कि सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है और ये किसी तरह की जांच के लिए जो है तैयार है। राठौर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता जो भाजपा मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी हैं, उनकी आत्मकथा में वर्णित भाजपा में बढ़ते राजनीतिक प्रदूषण और 300 करोड़ के घोटाले को उजागर करने से उन्हें मंत्री पद से हटाने की टीस पर कहा कि शांता कुमार ने आज भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है, इसलिए भाजपा को इन आरोपों की जाँच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुल चुकी है। अभी उन्होंने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया और उस समय उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक प्रदूषण का शिकार हो रही है। ये बहुत मायने रखता है। और उनका ये कहना कि जो 300 करोड़ का घोटाला जब वो केंद्रीय मंत्री थे उनके संज्ञान में आया था, उन्होंने इंक्वायरी की बात कही, जब शुरू की उनसे जो है मंत्रालय छीन लिया गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक पार्टी का वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट
मंत्री अगर ये बात कहता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इनकी सरकार के अंदर की जो कार्यप्रणाली है वो जग जाहिर हुई है। वहीं गुजरात में सरदार पटेल के नाम से बने स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी रखने पर राठौर ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने अपने जीवन काल में ही किसी जगह का अपने नाम पर नामकरण किया हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में भी इतने प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जीवन काल में कभी भी किसी संस्था का नामकरण अपने नाम से नहीं किया। और अभी जो गुजरात में सरदार पटेल के नाम पे स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी जी ने जो है उसका अपने नाम पे जो है नामकरण किया। तो मुझे लगता है कि ये पहली बार इस तरह की बात हुई है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। जिला शिमला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत शास्त्रा ने नगर निगम द्वारा पेश किए गए बजट को जनविरोधी करार दिया है। शास्त्रा ने कहा कि नगर निगम शिमला लोगों को बेहतर सुविधाएं देने में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने पहले ही लोगों पर टैक्सों की भरमार थोप रखी है और अब इस बजट से शहरवासियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। जो नगर निगम ने अपना ये बजट आज जो पेश किया है, ये शहर की जनता के साथ बहुत ही बड़ा धोखा है और इस बजट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें नज़र आए धरातल पे कि वो आगे आने वाले समय में जो है शहर की जनता को उससे फ़ायदा होने वाला हो। हर साल जो बजट में जो है कटौती की जा रही है। आपने देखा होगा 2019 का जो इनका बजट था वो 275 करोड़ का था और 2020 में जो बजट पेश किया गया था वो 275 करोड़ से घटा के 225 करोड़ किया गया और जो अब आज जो बजट पेश किया गया है वो 222 करोड़ का है। कहाँ तो बजट में जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए थी और कहाँ पे ये नगर निगम में जो है बजट में कटौती करी जा रही है। वैसे तो ये जो ट्रिपल इंजन की जो सरकार बोलते हैं, जहाँ एमसी में भी भाजपा है और प्रदेश सरकार में भी भाजपा है और सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, तो ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है ये सिर्फ महंगाई की मार कर रही है। जहाँ इन्होंने बिजली के जो सेस बढ़ाए हैं उससे आम आदमी की कमर टूटेगी। बिजली के पहले से दाम जो है इन्होंने ज़्यादा किए थे और अभी सेस बढ़ाने से जो है आम आदमी के ऊपर जो है इसका बहुत ही ज़्यादा जो है असर पड़ने वाला है। और इस बजट में कोरोना काल में जितना भी कूड़े का, पानी का और बिजली का बिल जिसकी सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि लोगों को राहत मिलेगी, और इस बजट में जहां इन्हें इसके लिए प्रोविज़न करना चाहिए था कि शहर की जनता को जो है बिजली के और पानी के और कूड़ा के बिल में जो है वो राहत दी जाती, वहीं इन्होंने जो है बिजली के ऊपर सेस लगा के उसे और महंगा कर दिया है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।